Hello everyone. So this is going to be the most important video for your upcoming CSE and CAPF especially, and I'll also tell you guys how that what should be your strategy for upcoming CDS also. ठीक है, तो की takeaways क्या है for your upcoming CSE, CAPF and CDS. ठीक है, CDS के लिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी, बट स्पेशली ये वीडियो किसके लिए होने वाली है, CSE और CAPF वालों के लिए होने वाली है. ठीक है, और इसमें मैं पहले ही बता दूं, मैं साइंस डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. मैं बाकी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ कि अभी इसमें से ऐसे कौन से प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हैं या प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो आप CSE में देख सकते हो. ठीक है, आ सकते हैं. और मैं कुछ आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में ना आपको बहुत सारी ऐसे बताया कि कैसे सोचना है, लॉजिकल रीजनिंग है, ट्रिक्स बोल लो, ट्रिक्स नहीं बोल सकते, बट हाँ, यूपीएससी का एक माइंडसेट होता है, यूपीएससी की एक वोकैब होती है, आपको उस पर कैसे फोकस करना है. ठीक है, मैं आपको बता दूं किस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं. कम से कम 5 क्वेश्चन तो बताऊंगी जो लॉजिकल रीजनिंग से कर सकते थे, और यही टेक्निक्स आप अपने आने वाले CSE में, CAPF में, CDS में यूज कर सकते हो, क्योंकि यही चीजें जो आउटडेट नहीं हुई अभी तक. ठीक है, लाइक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, एरो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये कैसे एक दूसरे में क्या रिलेशन है, या फिर ये वाला आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते थे लॉजिकल रीजनिंग से, ये कैसे कर सकते थे, वो भी बिना आए आप कैसे कर सकते थे, कैसे आप ऑप्शंस में से ही कैसे डिड्यूस करके आंसर पे आ जाते. सो 1 2 3 क्वेश्चंस इवन, और मैं अंदर आपको दिखाऊंगी 3-4 क्वेश्चन है और कैसे कर सकते थे. इवन इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, कम से कम 50-50 पे कैसे आ जाते हैं आप. सो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और मैं बताऊंगी कि क्या आज भी ये चीज रेलिवेंट है, आज भी ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो, ना सिर्फ CDS में बल्कि CSE CAPF में भी आप कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी ये करवाया हुआ है, आपको काफी बार कराया हुआ है, मैंने एक बार नहीं कराया, काफी बार कराया. और अभी मैं देख रही हूँ CDS का पेपर, जब मैंने देखा काफी चीजें अप्लाई हो रही थी. ठीक है, देखिए 5 से 6 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं अगर आप इससे कर पा रहे हो तो. ठीक है, बट ये चीज आपको खुद से भी एनालाइज करनी होगी, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आएगा. ठीक है यार, जितना मर्जी तुम मॉक दे दो, मॉक इज जस्ट फॉर चेकिंग योर नॉलेज, दैट्स ऑल, रिवाइजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट. कोई भी कोचिंग सेंटर हो, वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकता, बिकॉज यूपीएससी की वोकैब इज डिफरेंट. यू हैव टू वर्क अपॉन द वोकैब. ठीक है, आपको एक क्वेश्चन को, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि एक एक वर्ड, एक एक कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के पेपर में. ठीक है, सो हम देखेंगे कि हमें, और मैं क्या करूँगी ना, इसमें कुछ कुछ जैसे टॉपिक्स आए हैं, नए आए हैं, या कोई स्कीम है तो मैं आपको बता दूंगी, आप प्रिपेयर करके जाइए. ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बना है, कैसे आप कर सकते थे, क्या जो मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग बताई क्या वो काम करी इस पेपर में कि नहीं है, क्या हम CSE में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, CSE में क्या उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन जिसका हमें आइडिया भी नहीं है. ठीक है, सो हर एक चीज़ हम हॉलिस्टिकली देखेंगे. ये मैंने खुद के लिए बनाया था, ये खुद के लिए एनालिसिस किया था, खुद के लिए ये सब चीज़ें ऐड की हैं. सो आई थॉट कि आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सेकेंडरी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अब ये कितने बार PYQ आ चुका है, तो अब आप ना अब काउंट करते रहना कि कितने PYQs आ चुके हैं और कितने तुम क्वेश्चन कर सकते थे. ठीक है, जो डिफिकल्ट है वो मैं बताऊंगी आपको कि यार ये डिफिकल्ट है, ये तुम छोड़ सकते थे क्वेश्चन. ठीक है, बट जितना PYQ है, कैसे लॉजिकल रीजनिंग से कर पाते तुम, ठीक है, कैसे टेक्निक्स यूज कर सकते तुम, ओके, कॉमन सेंस कहाँ यूज़ कर सकते थे, तो कैसे कर सकते हो वो सब मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी. अगर आप फिर भी इस पेपर में वो चीज़ अप्लाई नहीं करके आए तो यार फिर क्या ही बोलूँ मैं. ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो. चलो, सेकेंडरी वेव्स है, S वेव्स की बात करते हैं हम. तो ये ईजी क्वेश्चन था, आप पढ़ चुके हो, परपेंडिकुलर है, और ये आपका उसमें है, PYQs में है, और ट्रफ्स एंड क्रस्ट क्रिएट करती है. ठीक है, सो C पार्ट आंसर था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना, सेकंड क्वेश्चन देखोगे, इसमें आपको की टेक अवे क्या लेना फर्स्ट क्वेश्चन में, कि आप अर्थक्वेक वाला हर बार ही क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ उसको अच्छे से करके जाइए. S वेव्स है, P वेव्स है, चाहे वो रेले वेव्स है, लव वेव्स है, आप सब पढ़ के जाओ अच्छे से. ठीक है, इन डेप्थ पढ़ के जाओ. अब नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, दैट आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था.
अगर आपने मिनरल्स नहीं पढ़े हैं या इनके बारे में उतना इन डेप्थ में नहीं पता तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आप छोड़ सकते थे ऐसा क्वेश्चन। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, जैसे इसका आंसर इज ओलेविन, ठीक है। अब ओलेविन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता चल गए, बट बाकियों की कैरेक्टरिस्टिक कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। हम फेल्ड्स्पार पढ़ेंगे, पैरोक्सिन पढ़ेंगे, एम्फीबोलाइट पढ़ेंगे। क्या होता है एम्फीबोलाइट? ठीक है, डार्क कलर का होता है, हाई प्रेशर टेम्परेचर पे बनता है, मेटामॉर्फिक होता क्या क्या इसमें एम्फीबोल होता है, पेग्यूक्लेस फेल्स्पार होता है, ठीक है। इसमें टिपिकली अगर आप देखोगे इसमें जो कॉर्ड्स होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। सो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी कीवर्ड ऑफ योर CDS स्पेशली ऑफ दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग CSE एंड CAPF, ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया था यार, पिछली बार मैंने 2 क्वेश्चन बताएंगे आएंगे ही आएंगे CAPF में, वो आए थे। क्यों? क्योंकि वो CSE में पूछ चुका था, तो उसके नेक्स्ट वाला तो CAPF ही होने वाला था, है ना। और एक और चीज़ बताऊँ, ये है CSE में यूक्रेन वाला पूछा, मैंने बोला CAPF में आएगा, CAPF में पूछा, अब वो CAPF में पूछा, वो CDS में इस साल फिर से पूछ लिया यूक्रेन वाला। सो आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे, और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपको पता है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ने वाले ही होते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉल्ट वीदरिंग पे क्वेश्चन आया था, अगर आप पढ़ोगे, आपने सॉल्ट वीदरिंग पढ़ा होगा, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा होगा, अगर आपने NCERTs पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या है कि हाँ, सभी सॉल्ट वीदरिंग में से सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इफेक्टिव होता है, ये सही है। दूसरा उसने बोला दैट सॉल्ट क्रिस्टल इज मोर इफेक्टिव सेडिमेंट्री रॉक्स में। क्यों सेडिमेंट्री रॉक्स में? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में ऐसे कुछ रॉक्स होती है जो डिसॉल्व हो जाती हैं आपकी, ठीक है, पानी अंदर भर जाएगा उनमें, मतलब क्या होता है ना, ऐसे पोरस होती हैं, ये पोरस होती है, पानी अंदर चला जाएगा, पानी अंदर चलेगा, इवेपोरेशन होगा, पीछे सॉल्ट रह जाएगा, फिर उस पर प्रेशर लगेगा तो उसमें वीदरिंग ज़्यादा जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एज कम्पेयर। इग्नियस रॉक बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो ये मुश्किल होता है वहाँ पे। सो आंसर आपका C आ जाएगा इसका, ठीक है। सो आपको पढ़ना है अच्छे से। अब ये वाला मैं आपको कितने बार बता चुकी हूँ, मैंने चिल्ला के बोला था कि यार टेम्परेचर इन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आ रहा है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछा उसने, फिर से वही पूछा उसने। देखो इंस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर, देखिए इंस्टेबिलिटी कैसे होगी? अगर आपका गर्म और ठंडा मिक्स ही नहीं हो रहा है, या ऊपर आप मिक्स ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, एयर मिक्स ही नहीं हो रहा है, तो इंस्टेबिलिटी कैसे होगा? ये स्टेबल होता है, क्योंकि ठंडा लेयर नीचे बनती है तो ऊपर लिड की तरह कौन काम करती है? वार्म एयर, ठीक है। तो इसीलिए इनस्टेबल नहीं होती, ये स्टेबल होती है। बाकी दूसरा आपका सही है, ये तो ऑलमोस्ट इसी टाइप का स्टेटमेंट आपको पहले भी है कि कुछ आवश्यक रहती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है कि कम होती है, सो ये सब चीज़ें, तो इससे रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स आ चुके हैं PYQs में ऑलरेडी मैंने करा दिया, बट स्टिल आप भी जाइए और पढ़िए इसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? क्लाउड्स पे। अब ये कितने बार बताया है? देखिए मैंने आपको क्लाउड्स में एक चीज़ बताई थी कि कुछ कुछ आप निमोनिक से याद कर सकते हो, जैसे क्यूमुलस है, क्यूमुलस है, ये कॉटन की तरह है, ठीक है, कॉटन हो या फेदर की तरह दिख रहा है तो उसको आप, वो हमेशा क्यूमुलस होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्यूमुलस होगा। आपको पता होना चाहिए कि हाइट पे कौन से हैं, मीडियम वाले कौन से होते हैं, बारिश वाले कौन से होते हैं, ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। और क्यूमुलस क्लाउड पे ना ज्योग्राफी पे ऐसे भी क्वेश्चन आया था, सीरस पे भी आया था कि सीरस को एरोसोल के इंजेक्शंस क्यों करते हैं, उसको क्यों पतला किया जाता है, ये सब मैंने आपको करा दिया। तो प्लीज़ यार क्लाउड्स भी आपको हॉलिस्टिकली कवर करके जाना है, एटलीस्ट ये वाले तो कर लो अच्छे से, ठीक है। अब उसने बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए अब उसने बोला क्या है कि टेम्परेचर इज हाई, रेनफॉल इज वेरिएबल विथ शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्गर ड्राई सीजन। ड्राई भी है, वेट भी है, एंड क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पराग्वे। देखो इसमें 2-3 चीजें, एक तो यहाँ पे ही वेट एंड ड्राई आ गया, दूसरा ये भी स्टार्ट हो रहा है ट्रॉपिकल से, ये भी ट्रॉपिकल से स्टार्ट हो रहा है। मॉनसून क्लाइमेट में ड्राई सीजन, लॉन्गर ड्राई सीजन बोलना तो सही नहीं है, और वो सूडान एंड पराग्वे की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपके ट्रॉपिक्स में ही आते हैं, आप सब ट्रॉपिकल भी बोल सकते हो, बट मेजरली आप देखोगे तो थोड़ा सब ट्रॉपिकल ही है क्लाइमेट, अगर हम इस टाइप का देखें। सो मेरे अकॉर्डिंगली आंसर ये डी होना चाहिए, बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर्स, ठीक है। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन था दैट व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये भी अगर आपको पता होगा तो ठीक है, बट आपको एक चीज़ याद होगी कि क्लोराइड्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, जैसे NaCl है तो ये ज़्यादा होते हैं क्लोराइड्स। अगर आपको पता है ज़्यादा होते हैं तो क्लोराइड तो हमेशा एंड में ही आएगा, सो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए जो कार्बोनेट्स होते हैं ना वो आपको कम मिलते हैं, सबसे कम तो नहीं बोल सकते, ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड होता है सबसे कम, कौन से किसके सॉल्ट्स मिलते हैं? ब्रोमाइड्स के,
ठीक है। जो ब्रोमाइड्स के साल्ट होते हैं वो सबसे कम मिलते हैं आपको, उससे ज़्यादा मिलेंगे कार्बोनेट, उससे ज़्यादा सल्फेट एंड उसके ज़्यादा क्लोराइड। ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप देख लो। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। चलिए, ह्यूमस वाला क्वेश्चन इजी था, डार्क कलर का होता है, ठीक है, अमॉर्फस सब्सटेंस, और बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट, तो दोनों ही सही है। आपको क्या करना है, ह्यूमस है तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। हो सकता है फिर से सीएससी में पूछ सकता है वो ह्यूमस के बारे में। ये तो आपका डायरेक्ट क्या है, सीएससी सॉरी इसी का सीडीएस का पीवाईक्यू है, तो उसमें सेम क्वेश्चन था कि 3 स्टेट से कौन सा है जो रिजर्व ज़्यादा, दैट इज नीलगिरीज, और नीलगिरीज वैसे भी बहुत इनका क्या है, फेवरेट है यूपीएससी का, तो ये फ्री के मार्क्स थे। अब यार देखो, ये रिवर दानूबे थी, मैंने क्या किया था जब आपको सीडीएस का करा रही थी, उसमें मैंने आपको रिवर राइन कराई थी, राइन वाली कराई थी, तो वो यूरोपियन है, उसी के साथ राइन के साथ ही मैंने आपको रोन भी बताई थी कि राइन नीचे जा रही है, रोन ऊपर जा रही है, नॉर्थ सी में ड्रेन हो रही है, और दानूबे कहाँ पे ड्रेन हो रही थी, ब्लैक सी में हो रही थी, तो मैंने आपको दानूबे बताया कि कहाँ कहाँ से पास हो रही है, ठीक है। मैंने बोला था कंट्रीज देख लो कहाँ कहाँ से पास हो रही है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला था कि आप क्या करो, मैप बेस में जितनी भी आपकी कंट्रीज के कैपिटल्स अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर आपको कंट्रीज पता होती कहाँ कहाँ से पास कर रही है, अगर आपने देखा होता और कैपिटल्स आप याद कर लेते, ये आंसर हो जाता। बेलग्रेड की सर्बिया है, हंगरी से तो जाती है, मैंने आपको बताया था, तो बुडापेस्ट है, ऑस्ट्रिया से जाती है वियना, एंड जो जहाँ से नहीं जाती है जेक रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल कौन सी है, प्राग है, प्राग्यू बोलो या प्राग बोलो, ठीक है। और 10, देखिए टोटल अगर आप देखोगे दन्यूब रिवर जो है वो 10 कंट्री से निकलती है, जर्मनी, क्रोएशिया, बल्गेरिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन एंड स्लोवाकिया। अब आप इनके कैपिटल्स देख सकते हो, मैंने नीचे लिखा, और बाकी के जो 4 है वो यहाँ पे गिवन है, ये वाली, ठीक है ना। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी पार्ट आ जाएगा। सो इसीलिए बोलती हूँ अगर एक यूरोपियन रिवर पूछे तो बाकी की भी कवर करके जाइए, इसीलिए मैंने आपको कवर कराई थी वहाँ पे, ठीक है। बाकी रशिया की रिवर्स हो, या फिर कैस्पियन सी में कौन सी ड्रेन हो रही है, रेड सी में कौन सी ड्रेन हो रही है, मेडिटेरेनियन में कौन सी जा रही है, ब्लैक सी में कौन सी जा रही है, ठीक है, कौन सी आर्कटिक ओशन में जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। ये अपनी ओबियन से लेना, जो रशिया की हैं वो ऊपर जा रही हैं, ड्रेन हो रही है, सबको पता होना चाहिए यार। ग्रेट लेक्स हैं वो पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीएससी के लिए। प्लीज़ 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 प्रिपेयर करके जाइए। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। सो ये देखिए ईस्टर लैंड पे क्वेश्चन है, उसने बोला पार्ट है पॉलिनेशिया का एंड टेरिटरी है साउथ अमेरिकन नेशन चाइल्ड की। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब ये ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था पेपर के टाइम पे इसको सॉल्व करना, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग डिफिकल्ट होता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता अगर आपको नहीं पता होता, बट अभी हमारा काम क्या है कि हमें इनको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। और साथ में उस टाइम पे 2024 में भी आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपका देखो वो लिस्ट में डाला हुआ है, क्या बोलते हैं आपके नाट्य शास्त्र एंड ये अपनी भागवत गीता है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए तो ठीक है, अभी तो नहीं आएगा सीएससी में, तो शायद नहीं आएगा, अभी तो शायद क्या नहीं आएगा, अभी तक पेपर बन गया होगा, बट अगले सीडीएस के लिए वो चीज़ें आप याद रखना, ठीक है, करंट वाली। नेक्स्ट आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नाउ दिस वाज आल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सच्ची मैं बता रही हूँ। गोरिल्लाज इन अफ्रीका कहाँ मिलते हैं, एंडेंजर्ड माउंटेन्स, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी किलिमंजारो आ चुका है, तो तुम भी सोच सकते थे क्या किलिमंजारो हो सकता है, क्या कीनिया हो सकता है, बट आंसर विरुंगा माउंटेन्स था इसका, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अभी हमारा नेक्स्ट के लिए क्या काम है, हमें नेक्स्ट के लिए ये देखना है कि इन सब पे आपको नोट्स बनाने हैं। माउंट कीनिया पे, किलिमंजारो पे, ये जो है नगोरोंगोरो क्रेटर है या विरुंगा माउंटेन्स है, कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी कंट्री है, कवर करती है, ठीक है। अब जैसे ये वाली है, सी वाला है, ठीक है, ये देखिए, ये दिस इज अ यूनेस्को साइट। किलिमंजारो को क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और ये जो है क्रेटर है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटैक्ट अनफिल्ड वॉल्केनिक कैल्डेरा है जो आपको नॉर्थ तंजानिया में मिलेगा। एंड जो विरुंगा है वो कहाँ पे मिलता है, जो लेक कीवू है, देखो लेक कीवू जो है ना, ये बड़े बड़े जो लार्जेस्ट आप बोल सकते हो लेक्स हैं या साउथ इसके अफ्रीका के, उसमें से एक है ये, ठीक है। रवांडा में आता है विरुंगा, डीआरसी आ गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड युगांडा यहाँ पे मीट करता है। मैं आपको इससे ना एक चीज़ बता दूँ, जो अफ्रीका है आपका पूरा का पूरा अफ्रीका इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं कितने पिछले सालों से ना अफ्रीका इतना इंपॉर्टेंट बना दिया यूपीएससी ने, चाहे वो कॉन्गो बेसिन हो, कॉन्गो बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं आपकी, ठीक है, चाहे आपका साहेल रीजन है, चाहे आपका वहाँ के डेजर्ट्स हैं, वहाँ की रिवर्स हैं, वहाँ के लेक्स हैं, ठीक है, एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री है, जैसे कि वहाँ पे कौन से कूप्स हुए थे,
ठीक है ना, सक्सेसफुल कूप्स हुए या फिर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी कौन कौन सी है, इथियोपिया पे क्वेश्चन आया है ना, टिग्रे पे आया है, ओरोमिया है, प्लेसेस इन न्यूज़, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन वो अफ्रीका से बना सकता है। सो इसीलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अलग से बहुत अच्छे से विद कंट्रीज की कैपिटल्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस हैं, लेक्स हैं, कुछ भी है सब प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। चलिए अब देखो जॉर्डन पे क्वेश्चन आया, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी थी, इजराइल जॉर्डन का करा चुकी थी, तो उसमें पहले भी पूछ चुका, पीवाईक्यू में पूछ चुका क्या ये लैंडलॉक कंट्री है, तो ये लैंडलॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेड सी को भी तो ओपन अप होती है ना, बीच में है। और दूसरी इससे तो चलो ठीक है, ये तो तुम्हें पता था ये गलत है, जब एक गलत है तो दूसरे की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और ये स्टेटमेंट पढ़ो, उसने बोला कंट्री ऑफ जॉर्डन वॉज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ऐसा कोई फैक्ट होगा इसीलिए उसने डाला है, क्योंकि इतना वो सोचेगा कि ब्रिटिश मैंडेट ने किया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो ऐसी स्टेटमेंट जनरली क्या होती है, पॉजिटिव है तो सही होगी, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते थे, बट आपको एक आज और फैक्ट पता चल गया कि जो कंट्री ऑफ जॉर्डन है वो ब्रिटिश मैंडेट से बनी थी। अब दिस इज राइट आंसर इज़ ए। बट देखिए मेरा मानना ये है कि देखिए आप क्या करिए, जो भी आपका इज़राइल जॉर्डन है या फिर आपका अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका पर्शियन गल्फ्स हैं, कौन सी गल्फ कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया है चाहे वो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कवर करके जाइए, थ्रू मैप्स कवर करके जाइए, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सी कंट्री कौन से सी के साथ बॉर्डर कर रही है, एवरीथिंग। ओके अच्छा, ये वाला भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्यों डिफिकल्ट क्वेश्चन था? क्योंकि उसने बोला पर्ल रिवर एस्टुरी जो है एशिया में, और ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है ना तो छोड़ो इस टाइप के क्वेश्चन। उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सिचुएटेड क्लोज टू द पर्ल रिवर एस्टुरी इन एशिया। नहीं पता यार, मैंने तो नहीं सुना था कभी, आप में से सुना होगा तो ठीक है। आप पर्ल रिवर एस्टुरी कहाँ पे, साउथ चाइना सी में है, ठीक है, बट किसके पास है ये बहुत डिफिकल्ट हो। अगर आपको पता था ना साउथ चाइना सी में, फिर भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता कि मकाओ है कि हांगकॉन्ग है। सो देखो इसका आंसर वैसे क्या है, आंसर इज़ हांगकॉन्ग, बट फिर भी इसको डिड्यूस करना डिफिकल्ट हो जाता। अब हमारा काम क्या है, हमें पहले तो हमने ये सर्च कर लिया कि भाई पर्ल रिवर एस्टुरी कहाँ, साउथ चाइना सी। दूसरा हमने ये किया कि पर्ल रिवर एस्टुरी में क्या किया था, जो चाइनीज़ थे उन्होंने एक स्पीशीज़ वहाँ पे बोला था कि पिंक डॉल्फिन, जो काफ़ी साल बाद देखने को मिली है वहाँ पे। और जो डॉल्फिन्स होती है वो क्या होती हैं, इकोलोकेशन, साइंटिफिक नेम ये है, देख लो आप, ठीक है। अब ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला। क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहली बात तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। अब उसने कोरल सी पे क्वेश्चन पूछा है, कभी वो तास्मानिया सी पे पूछता है, कभी वो किसी पे पूछता है, आज उसने किस पे पूछ लिया है, कोरल सी पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे इसको, उसने बोला दैट कोरल सी, अब मैं आपको ये चीज़ यहाँ से दिखाती हूँ, दिस इज़ योर कोरल सी, इस साइड आपका पैसिफिक ओशन है, दिस इज़ योर ग्रेट बैरियर रीफ। अब आपको पहले ना सिंपली आते थे कि ग्रेट बैरियर रीफ कौन सी साइड पे है, तो आपको पता होता था कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साइड ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑल दैट, ठीक है। अब उसने पूछा है क्या कोरल सी डिवाइड करता है क्या ग्रेट बैरियर रीफ को पैसिफिक ओशन से, जी हाँ कर रहा है यहाँ से, ठीक है। बट उसने ये बोला कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपकी, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। उसने बोला वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, वो पर्थ से, मतलब मेलबॉर्न से पर्थ तक जा रही है। यार ये ऑपोजिट नहीं हो गया बिल्कुल ही, मतलब कहाँ ये ऐसे आ रही है और ये यहाँ जा रहा है, ये तो नहीं कुछ बना। बट क्वींसलैंड से साउथ वेल्स तक जाती है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि कोरल रीफ ये वाला तो ठीक है, एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम मेलबॉर्न टू पर्थ। मेलबॉर्न कहाँ, पर्थ कहाँ पे, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे। और एक और बात याद रखना, दैट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक होती है, दैट इज माउंट कॉसियस्को, जो भी नाम है इसका आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है, पीवाईक्यूज के नोट्स बनाने हैं, हर एक चीज़ पे आपको वर्क करना है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये इजी क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक सो मेरे को इसमें बताने की जरूरत है, बट इससे आपको एक चीज़ पता चलती है कि माउंटेन रेंजेस अच्छे से करके जाओ। कभी कभी ये इजी क्वेश्चन भी तुम गलत करके आ जाते हो, ठीक है। पामीर नॉट होती है, आपको पता है, यहाँ से कुनलुन, यहाँ से हिंदू। अब आपका आता है काराकोरम है, तो काराकोरम KL आता है, KLZ, काराकोरम आता है लद्दाख एंड जास्कर, तो आप ये कर लेना आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आपका आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेलाइन सॉइल। मैंने जब भी आपको सॉइल वाला पढ़ाया मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि अगर कहीं पे भी वो बोल रहा है दैट इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन और इट इज़ रिच इन फॉस्फोरस, तो वो हमेशा गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन ऑलरेडी है तो हम क्यों यूरिया डालेंगे, क्यों हम डायमोनियम फॉस्फेट डालते हैं, है ना? तो मैटर ही पूरा नाइट्रोजन का है। सो दे आर नॉट रिच इन नाइट्रोजन। मैंने बोला वो पहले ही गलत कर दो, तो जब ये गलत हो गया और ऊपर से वाटर लॉग में तो होता ही है सेलाइन, तो आ गया आपका आंसर। समझे कि नहीं समझे? ये सब PYQ से पता चलता है। अब सलाल प्रोजेक्ट तो पता है, अब जो जम्मू वाले हैं जैसे मैं हूँ तो मेरे को तो पता है, मेरे लिए इजी क्वेश्चन होगा, बट बाकियों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सलाल प्रोजेक्ट के चेनाब में कहाँ पे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट चेनाब रिवर इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिवर। ठीक है, आपको चेनाब रिवर या इंडस रिवर पूरी की पूरी, इंडस रिवर सिस्टम ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, मैंने सब बता के रखा हुआ है, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना आप उसको। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट्स है खास करके चेनाब पे, ठीक है, जैसे रैटल हाइड्रो है, डुलहस्ती है, पाकल दुल है, बगलेहार है। ठीक है, अब श्योक कहाँ से निकलती है, ग्लेशियर कौन सा, रिमो ग्लेशियर है। ठीक है, नुब्रा तो सबको पता ही है कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। झेलम कहाँ से निकलती है, वेरीनाग स्प्रिंग है वहां से निकलती है। सो आपको पता होना चाहिए। चेनाब कहाँ से निकलती है, बाराशिंगरी ग्लेशियर है जो आपका। ठीक है, सो ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, अब देखो इंडस पे ही आ गया, फिर से इंडस पे क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला ना इंडस रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडस रिवर को आपके तिब्बत से निकलती है, वहां पे सिंघी काम्बन भी बोलते हैं। कैलाश रेंज से निकलती है ना, ये वाली कैलाश रेंज से आती है। कौन सा ग्लेशियर है, बोखारचू ग्लेशियर है जहां से इंडस निकलती है, एंड डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमालयाज। हिमालयस में ओरिजिनेट नहीं होती। कौन सी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज गोमल। गोमल अफगानिस्तान में है। तो आपको बाकी भी देखनी है कौन कौन सी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से आ रही है, किसका कौन सा सोर्स है, एवरीथिंग यू शुड नो। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, अगर आपने PYQ सॉल्व किए होते या फिर अगर आपने NCERT भी बेसिक पढ़ी होती ना, आपको पता होता है कि बॉक्साइट में हमेशा ओडिशा टॉप पे रहती है। तो अगर इतना पता होता ओडिशा टॉप पे रहती है तो आप कैसे करते? अब आप फंस जाते या तो MP है या तो झारखंड है। कैसे पता चलता कि MP या झारखंड है? वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि झारखंड ही है क्योंकि बहुत बेसिक है, बट नहीं पता तो कैसे? मैंने क्या बोला, देखो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बार रिपीट हुई है। झारखंड 1 बार, झारखंड 2 बार, झारखंड 3 बार, मध्य प्रदेश सिर्फ 2 ही बार है। सो आप इस पे जा सकते थे, बी पे। समझे? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा साइंस छोड़ो, साइंस नहीं देखूंगी मैं, ठीक है, साइंस आप खुद देखो। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैनिज्म बुद्धिज्म UPSC के बहुत फेवरेट है। त्रिरत्न जैनिज्म के हो, ठीक है, बुद्धिज्म के हो, आपको पता होना चाहिए। स्तूप है जैसे बुद्धिज्म का, उसमें भी 3 वो क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट यू शुड नो। ठीक है, अब इसमें त्रिरत्न होते कौन कौन से हैं? त्रिरत्न होते हैं, एक तो होता है आपके पास, आपको पढ़ के क्या जाना वो बता रही हूँ, सामयाग दर्शना होता है, दैट इज राइट फेथ। सामयाग न्याय बोल सकते हो, नहीं ज्ञान बोल सकते हो, उसको ज्ञान बोलते हैं वैसे, ठीक है, प्रोनाउंस उसको शायद ज्ञान बोलते हैं, तो राइट नॉलेज। एंड सामयाग चरित्र क्या होता है, राइट कंडक्ट। ये 3 रत्न है। मैं बोल रही हूँ हो सकता है कि ये टर्म्स ही डाल दे, मैचअप में डाल दे, किसी में भी डाल दे, तो आप ये टर्म्स भी पढ़ के जाओ। जैसे सुनृता को क्या बोलते हैं, नोबल बिहेवियर। आस्तिया को क्या बोलते हैं, एथिकल गाइडलाइंस। ब्रह्मचर्य तो दैट यू ऑल नो। अब देखो ये क्वेश्चन आया है आपका कि कौन सी मोटिव्स हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया या हड़प्पन सील्स है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कौन कौन सी इसमें, देखिए लाइन नहीं है इसमें, उसने एक ट्रैप किया हुआ है, पता है, क्रोकोडाइल नहीं है, घड़ियाल्स हैं, सॉरी क्रोकोडाइल्स भी हैं और घड़ियाल्स हैं। तो उन्होंने घड़ियाल्स की जगह क्रोकोडाइल लिख दिया, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग किया, तो क्रोकोडाइल्स थे बट लाइन्स नहीं थे। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, इसने पूछा है दैट इनमें से कौन सा अर्लीस्ट टेक्स्ट, उनने पूछा है इसमें से कौन सा है जो अर्लीस्ट टेक्स्ट है ना। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता था अगर आपको नहीं पता है। जैसे नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र किनका है, भारत मुनि का है, जिनको अभी किस में डाला गया है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में डाला गया है। एक नाट्य शास्त्र को और एक भागवत गीता जी को डाला हुआ है। ठीक है, अब ये जो नाट्य शास्त्र है वो संस्कृत में था। आपको क्या करना है ना, सबके बारे में पता होना चाहिए यार, ये सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कब आया था, कब कंपाइल किया गया था। ठीक है, जैसे नाट्य शास्त्र ऑफ भारत मुनि, हो सकता भी मैचअप में ही डाल दे कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था। आई थिंक ये ना PYQ में है, कहीं ना कहीं पूछा भी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, नाट्य शास्त्र भारत मुनि का। ठीक है, अच्छा तो अर्लीस्ट टेक्स्ट की बात कर रहा है। सो ये हुआ था आपका 200 BC और 200 AD के बीच में, कौन सा, नाट्य शास्त्र। सुश्रुता संहिता
कब हुई थी? इस फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी आप पढ़ते हो 6th सेंचुरी BCE में। अष्टध्यायी जो है पनीनी की 6th to 5th सेंचुरी BCE में हुआ। और सबसे पुरानी आपकी क्या है, सॉरी सबसे पुरानी अष्टध्यायी है, उसके बाद मनुस्मृति थी 2nd सेंचुरी AD में। ठीक है, सबसे पुरानी कौन सी है? अष्टध्यायी है, दैट इज पनीनी की, ग्रामरियन थे वो। ठीक है, आंसर इज अष्टध्यायी। आप देख भी सकते हो कि अष्टध्यायी पे PYQs पे इतने बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो सकता है अगर आपको ऑप्शन में मतलब लेना पड़ता, रिस्क लेना पड़ता, आप ले सकते थे अष्टध्यायी पे, क्योंकि बहुत बार पूछा, कभी क्वेश्चन में, कभी ऑप्शन में, कभी कहीं कहीं कहीं, है ना। यार ये वाला जो अशोकन इंस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन है ना, ये आई डोंट नो कि इसका आंसर क्या है एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप देखोगे C और D दोनों ही सही है। ठीक है, केरला में तो यार आपको क्योंकि एक्सट्रीम साउथ जाओगे तो आपको अशोकन इंस्क्रिप्शंस नहीं दिखेंगी। उसने बोला बिहार में सिर्फ आपको माइनर एडिक्ट्स आपको सिर्फ पाटलिपुत्र में मिलती है, तो ये भी आपका गलत है। बट हाँ, धौली में जो रॉक एडिक्ट है आपका, उसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशन किया गया है, दिस इज करेक्ट। एंड कलसी भी उत्तराखंड में मेजर रॉक एडिक्ट ही है। ठीक है, और ये PYQ है, धौली पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है अगर पूछ चुका है तो आप पढ़ के आते फिर। तो आगे के लिए आप ना इस देखिए, जितनी भी अशोकन इंस्क्रिप्शन, चाहे निगौली सागर है, कोई भी पूछ चुका है, रिमनी देई है, तो पिलर इंस्क्रिप्शंस है, सो आपको हर कोई करके आनी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपनी एंशिएंट मेडिवल नोट्स में डाल दिया। बाकी यार ये वाला क्वेश्चन तुम कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। उसने बोला आजीविका इज नॉट करेक्ट। लास्ट वाला स्टेटमेंट देख रहे हो, दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद जैनस अगेंस्ट बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट के अगेंस्ट इन्होंने अलायंस बना के वो किया, तो बहुत नेगेटिव लग रहा है, इसलिए ये हो सकता है। अच्छा यार, ये वाला एक क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये हम लॉजिक से करेंगे, अब समझना क्वेश्चन को ध्यान से। उसने बोला कोणार्क हॉर्स स्कल्पचर जो था उसमें रिंग स्टीरअप दिखे थे। ठीक है, 1250 में। अब बताओ कि जो आपका कोणार्क सन टेम्पल है वो किसने बनाया था? गंगा डायनेस्टी ने बनाया। ठीक है, नरसिंह देव ने बनाया। अब वो बनाया कब था? 1250 में, मतलब 13th सेंचुरी में बनाया था। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? जी हाँ, रिलेट कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट आप कैसे सही कर सकते हो, देखो उसने बोला अब्रॉड प्रोबेबली वुडन, ये वो कैब की आप मैं बात कर रही हूँ। प्रोबेबली वर्ड इज अ पॉजिटिव वर्ड, कि प्रोबेबली हो सकता है कि वो वुडन का था। स्टीरअप अपीयर इन खजुराहो, फिर से प्रोबेबली उसने यूज किया कि प्रोबेबली 10th सेंचुरी की, श्योर नहीं बट प्रोबेबली लग रहा है कि 10th सेंचुरी है। तो ये इतना बार एम्फसाइज करने के बाद ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए ना, ये कैसे गलत करोगे? तीसरा देखो, आयरन स्टिरअप वॉज यूज इन दिल्ली सुल्तान आर्मी फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड। गलती क्या है इसमें कि आयरन स्टिरअप्स दिल्ली सुल्तान्स ने आर्मी में यूज किए थे 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। और आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है, क्योंकि ये भी बोल रहे कि 13th सेंचुरी के अराउंड आया और ये भी बोल रहे कि हाँ 13th सेंचुरी के बाद उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो इसका आंसर इज 3। मेरे अकॉर्डिंगली ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन यार देखो, अब जब पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा ना, मैं इसको ट्रिक बता रही हूँ आपको। ठीक है, वही वाली जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, ऐसा नहीं कि कुछ नया बता रही हूँ आपको, वही है। ऋग्वेद संहिता यूज ऑफ टर्म्स ईशुकृत एंड ईशुकारा रेफर टू। मेरे को क्या पता ईशुकृत किसको बोलते हैं, ईशुकारा किसको बोलते हैं? मैं चलूंगी ऑप्शंस, एरो, स्वॉर्ड, वज्र, मैसेज। मैंने बोला अगर कोई एक ऑप्शन है जिसमें या तो ब्रैकेट डाल के कुछ लिखा हुआ है या फिर स्लैश डाल के कुछ लिखा हुआ है सिर्फ उसी ऑप्शन में, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसमें से आंसर हो। ठीक है, तो हो सकता था ये सी हो सकता था, बट जैसे ही मैं अगले क्वेश्चन पे गई, मैंने एक और चीज़ आपको बोली थी कि अगर दो क्वेश्चन साथ साथ में है और कहीं तो भी इसका हिंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिला, इसका मतलब आंसर वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोला उसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू द बो एंड एरो। एरो को उसने ब्रैकेट में डाला, यहाँ पे भी एरो आ रहा है, यहाँ पे भी एरो आ रहा है, इसका मतलब इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सो इससे आप ए और सी में आते हो, बट प्रोबेबिलिटी किसकी हाई रहेगी? इसकी हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका हिंट जो है वो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे मैं आपको कॉन्गो बेसिन बता चुकी हूँ, राइस वाला क्वेश्चन बता चुकी हूँ, कितने सारे क्वेश्चन बता चुकी हूँ। तो CDS में इस बार भी ये अप्लाई हुआ है यार, तो प्लीज़ खोलो दिमाग, खोलो अपना। एरो ही आंसर होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप देखो कि कौन कौन सा इसमें है वेपन ऑफ वॉर, देखिए है सारे वेपन ऑफ वॉर ही है। ठीक है, बट इसमें बोला कौन सा है जो बो एंड एरो नहीं है, बो एंड एरो से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपका कौन सा है? ये आंसर बहुत डिफिकल्ट था, बट ये इसका आंसर कुंत है, क्योंकि कुंत ना कि स्वॉर्ड की तरह होती है, ऐसे तलवार की तरह होती है। ठीक है, तो बाकी आपका क्या बो एंड एरो की तरह ही होते हैं। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये शारनगा जो है ना, ये आपका धनुष है उनका, राम जी का। ठीक है, ओके, सो आप बाकियों के बारे में पढ़ लेना अच्छे से।
अब ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, ये भी लॉजिक से होता क्वेश्चन। कैसे, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। मैंने क्या बोला, अब मेरे को नहीं पता मांजनिक क्या है, मैं क्या करूँगी, मैंने आपको बोला अगर कोई भी आपको जब लास्ट रिजॉर्ट पे आ जाओ और आप देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। देखो, अ डिवाइस मैंने बोला था स्टार्ट हो रहा है तो उस पे जाओ, तो हम पहले क्या ले लेंगे, ए और डी ले लेंगे। अब देखो, उसने बोला अ डिवाइस फॉर लोडिंग फील्ड गन्स विद गन पाउडर या अ डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन्स। एक बात बताओ, उसको क्या जरूरत है ये ब्रैकेट में मैंगोनेल लिखने की? और ये मैन क्या एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है? ये भी मैन बोल रहा है, ये भी मैन बोल रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशन में आ रहा है, और ऊपर से ब्रैकेट भी डाला हुआ है, ओवर एम्फेसाइज कर लिया। सो आंसर इज डी पार्ट। समझे? तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे, और ये ट्रिक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ट्रिक्स नहीं बोल सकते, टेक्निक है, यूपीएससी का माइंडसेट है। यूपीएससी ऐसी चीज़ें देता है, वो चाहता है कि तुम इसके थ्रू पेपर सॉल्व करो, क्योंकि इस टाइप के डिफिकल्ट है ना, फैक्चुअल है तो नहीं पता होते, बट वो तुम्हें फिर भी लूप होल देता है कि यार ये लो, थोड़ा सा लूप होल दे रहा हूँ, ट्राई करो, एप्टीट्यूड लगाओ अपना, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखना अब इसको भी सेम तरीके से कर लेते आप। उसने क्या बोला, मिडीवल इंडिया में प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ। याद रखना, यहाँ पे इंडिगो एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, एम्फसाइज करती हूँ, बार बार आपको यूपीएससी के वो गैप पे ध्यान दिलवा रही हूँ, इंडिगो एक्सट्रैक्शन है। दोस्त ने बोला अब यूज ऑफ था तो दोनों में से आंसर हो सकता है, तो हमने देख लिया ए और सी, 50-50 पे ला दिया मैंने। अब क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन के लिए तुम्हें फर्टिलाइजर जिसकी जरूरत होगी, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए फर्टिलाइजर, बट क्या करोगे, जिप्सम को यूज करोगे, लाइम मोटार को यूज करोगे इन मेकिंग द इनर सर्फेसेस ऑफ इंडिगो वैट्स वाटर प्रूफ बनाने के लिए उसको। सो ज्यादातर क्या आ जाएगा आपका, जो सही है वो कौन सा होगा, दैट इज सी पार्ट। समझे मेरी बात, कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस आई एम नॉट श्योर अबाउट, ठीक है। ये जो एनी एक्वारी वाला है, मेरे को जो लगा था दैट वाज ज्योतिषा लगा था। अब आई डोंट नो इसका आंसर क्या है, क्योंकि उसने हर एक इंडियन साइंसेस को प्रमोट करने के लिए बोला था। उसने आयुर्वेद भी किया था, ठीक है, गणित भी किया था, ज्योतिष शास्त्र भी किया था। बट अगर मैं देखूँ वहाँ के उसमें उसने स्कॉलर्स के लिए बोला है कि कौन कौन सी वह स्कूल में होगी, तो मेरे को लगता है कि ज्योतिष शास्त्र हो सकता है जिसको प्रोमिनेंट माना गया हो, ठीक है। राजाओं के लिए वैसे भी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पे वो थोड़ा ज़्यादा वर्क करते थे, तो मे बी अकॉर्डिंग टू मी इट माइट बी डी, बट आई डोंट नो। देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्म्स यूज्ड बाय यूरोपियंस इन वॉरफेयर। अब इसको कैसे कर सकते थे अगर आपको करना होता। उसने क्या बोला, फ्लिंट लॉक मस्केट कुड वर्क इवन इन वेट वेदर। देखो, कुड वर्क तो मेरे को पॉजिटिव लग रहा है, बट इवन भी डाल दिया उसने, उस वजह से मेरे को ये स्टेटमेंट थोड़ा नेगेटिव लग रहा है कि जो फ्लिंट लॉक मस्केट है कुड वर्क इवन इन वेट वेदर। कुड वर्क होता तो मैं समझ सकती, बट इवन बोला तो मेरे अकॉर्डिंगली ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी आंसर बता रही हूँ मैं अपने उससे बता रही हूँ, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जहाँ तक मुझे लग रहा है ये नेगेटिव स्टेटमेंट, इसलिए ये गलत होना चाहिए। सेकेंड, उसने बोला एडिशन ऑफ बेयोनेट मेड मस्केट मोर इफेक्टिव। जब भी आप कोई चीज़ को ऐड कर रहे हो, आप क्यों करोगे कोई चीज़ ऐड? अगर फॉर एग्जाम्पल आज एक गन है, ठीक है, और आज आप उस गन में क्या कर रहे हो, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, किस लिए करोगे? ताकि वो और इफेक्टिव बने, उसी वजह से करोगे ना। तो वही तो बोल रहा है कि एडिशन ऑफ बेयोनेट मेड मस्केट अ मोर इफेक्टिव। मस्केट एक गन हुआ करती थी जिसके आगे बेयोनेट लगता था। आप देखते हो कि गन्स के आगे खंजर लगा होता था, खंजर जैसा ब्लेड जैसा होता था, तो वो इफेक्टिव बनाने के लिए और ज्यादा डेंजरस वेपन होता था क्लोज कॉम्बैट में, ठीक है। अगर और आगे आप एक वो लगा देते, ब्लेड टाइप लगा देते, तो उससे क्या होगा, आपके लिए सेफ्टी हो जाएगी और वो दूसरे इंसान के लिए क्या हो जाएगा, क्लोज कॉम्बैट के लिए वो डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर मूवी में देखते हो ना, आगे वो लगे होते हैं, चाकू से लगे होते हैं, ठीक है। सो ये आप सही मान सकते हो। अब उसने क्या बोला है कि थर्ड स्टेटमेंट देखो, उसने बोला जो रोट आयरन की कैनन बैरल्स होती थी, आप उसको इजीली मूव और मैनूवर कर सकते थे। मेरे को एक बात बताओ, बैरल्स देखी है, कैनन बैरल्स, बड़ी बड़ी तोहफे जो होती है, आप खुद बताओ, जो तोप है इतनी बड़ी, उसको किसी भी आयरन से बनी है, क्या आप उसको इजीली, यहाँ पे देखो ट्रैप देखो, इजी टू मूव, क्या आप इजीली उसको मूव कर सकते थे? देखिए, वो कैनन्स होती थी ना, वो जनरली स्टेशनरी पर्पसेस के लिए होती थी, और मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि किसी भी टाइप का आयरन, कोई सी भी आपकी कैनन बैरल है, उसको इजीली मूव करना वो डिफिकल्ट हो सकता है। रोट आयरन वो आयरन होता था जो जिसको रस्ट नहीं लगता था इजीली, वो रोट आयरन होता था आपका,
ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। सो इसका आंसर 1 होना चाहिए, बाकी आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है, बट आप 50-50 पे कैसे आते देखना। अगर आपने PYQs का एनालिसिस किया होगा, आई डोंट नो मैंने आपको बताया कि नहीं, जो एक कंटेम्पररी वर्ड जो होता है वो नेगेटिव सेंस में जाता है। मोस्टली 90% तो आप पकड़ के चल सकते हो कि कंटेम्पररी वाले जो भी आपका स्टेटमेंट होता है वो गलत जाता है। आई एम नॉट सेइंग 100%, आई एम अगेन सेइंग 90%। ठीक है, तो कल परसों मैं डायरी देख रही थी, उसमें भी मैंने कंटेम्प्ररी को नेगेटिव वर्ड में लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें ये लिखती रहती हूँ। सो अगर आप कंटेम्प्ररी छोड़ते, अब दूसरा, अब किस पे आंसर आते? उसने बोला ही बिलोंग टू पीरियड बिटवीन पनीनी एंड पतंजलि। दूसरा ही बिलोंग टू पीरियड लेटर देन बोथ। पनीनी से भी बात का है, पतंजलि के भी बात का है। कौन सा इसमें से आपको स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है? अगर आप देखो, कात्याना इज अ ग्रामरियन, पन्नी इज ऑल्सो ग्रामरियन। हो सकता है उसके बीच में ही आया होगा, पनीनी पतंजलि के बीच में ही आया होगा कहीं पे, हो सकता है ना। पनीनी बहुत पहले की है, पनीनी 6th सेंचुरी BC की हैं, पतंजलि तो काफ़ी बाद के हैं, 2nd सेंचुरी BC की हैं। और अगर आप कात्याना देखोगे, ही वॉज ग्रामरियन एंड ही वॉज अराउंड 3rd सेंचुरी BC के थे। ठीक है, और वो आपके, तो इसीलिए इनके बीच में ही आएंगे आपके, है ना। COD में से आंसर है, सो आंसर आपका C आ जाएगा। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट 3rd सेंचुरी में क्या है, ये हुए थे आपके महावीरा एंड बुद्ध। हाँ, ये ना आपके कात्याना जो थे ना, ही वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ महावीर इन बुद्धिज्म। ओके, नॉट नीदर पनीनी नॉर पतंजलि। एंड इन्होंने क्या लिखी थी ना, एक कमेंट्री लिखी थी, पनीनी के ही अष्टध्यायी पे इन्होंने कमेंट्री लिखी है। ठीक है, एंड वॉट एल्स एक और आपको हिंट मिल रहा है। मैंने ऊपर बताया आंसर अष्टध्यायी था, बट यहाँ पे भी अगर उसने पनीनी का जिक्र किया है तो इसका मतलब पनीनी से कुछ रिलेटेड होगा जिसका आंसर हो सकता है ऊपर। तो आप ये भी सोच सकते हो। ठीक है, इतना इंटरलिंकेज बनाओगे तो आपके आंसर सही होंगे। अदरवाइज फिर आप वही नॉलेज बेसिस पे, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज का नॉलेज, PYQs का नॉलेज, इसलिए मैं आपको साथ साथ में ये चीज़ें भी करा रही हूँ। ठीक है, बट आपको और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं ताकि आप सेफ जोन में रहो, तो आपको ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है इसमें। सो बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।